हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है ये आपका हिस्ट्री की क्लास नंबर 11 है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपको इस मैप को समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यापारी, राजा एंड तीर्थयात्री, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम व्यापारियों के बारे में, यानी कि व्यापार कैसे होता था उनके बारे में, जब व्यापार करते थे जैसे सिल्क रूट हो गया आपका, तो उसमें कौन कौन से राजा थे, कहाँ कहाँ से वो जाते थे। उसके बाद तीर्थयात्री, यानी कि जो ये राजा थे इनके समय में कौन कौन से तीर्थयात्री भारत में आए थे, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम व्यापार को जानेंगे। व्यापार के बाद जो समुद्र तटों से हमारे लगे हुए राज्य थे ना, इनका क्या रोल था व्यापार के अंदर, हम इनको जानेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं आपके सातवाहन वंश को। उसके बाद हम देखेंगे रेशम मार्ग की कहानी, जिसे हम सिल्क रूट बोलते हैं, ये किस तरह से स्टार्ट हुआ और क्या इसकी कहानी है, हम उन चीज़ों को देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे आपका बौद्ध धर्म का प्रचार या प्रसार। जो मैंने आपको बताया था ना, बौद्ध धर्म जब आप 6th क्लास से और 12th क्लास तक जाते हैं ना तो काफ़ी बार इसका जिक्र है, लेकिन हमको इसी तरीके से एक स्टोरी के अनुसार, एक रूटीन के अनुसार रेगुलर पढ़ना है। आप सभी चीज़ों को एक साथ रटने की कोशिश मत कीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, जैसे ही आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे ना, जैसे अब 6th क्लास है, जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको ओवरऑल समरी दे दूंगा एक साथ। कौन सा राज्य है या कौन सा स्टेट या किसके बारे में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह से हमने सीटेट में ईवीएस को किया था, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं था, इसी तरीके से हम इन सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे से क्लासेस को देखिए, चाहे आप एचटेट दे रहे हैं, चाहे आप सी टेट दे रहे हैं, या फिर आप चंडीगढ़ पीआरटी हो, यूपी टेट हो, आप किसी भी एग्जाम को दीजिए, ये क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपका बेस है और जब तक बेस मजबूत नहीं है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इस मैप को समझना पड़ेगा। इस मैप को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि इस मैप से रिलेटेड आगे है ना हमसे काफ़ी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आपके माइंड में ओवरऑल क्लियर हो जाएगा कहाँ पर कौन सी चीज़ है और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसलिए इस मैप को समझिए। देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है, तो आपको अच्छे से पता है ये क्या होता है, हमारा पश्चिम होता है, इस साइड क्या है, हमारा पूर्व है, ये क्या है आपका उत्तर हो गया, और नीचे की साइड में आपका क्या होता है, दक्षिण होता है। आपको अच्छे से पता है ये दिशा कौन सी होती है, आपकी उत्तर पूर्व। ये कौन सी होगी, आपकी उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है। नीचे की साइड देखेंगे तो ये कौन सी दिशा है, आपकी दक्षिण पूर्व, और इस साइड आपकी दक्षिण पश्चिम। मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नालंदा देखिए, नालंदा और पाटलिपुत्र आपके यहाँ पे पड़ते हैं कि बिहार की साइड, ठीक है। मथुरा आपका यहाँ पे है, उज्जैन यहाँ है। सातवाहन वंश जिसका हम अभी पढ़ेंगे, तो सातवाहन वंश कहाँ पे पड़ता है, आपका पश्चिम के अंदर, ठीक है। ये पश्चिम एरिया हो गया ना, तो आप इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। आगे आप देखिए, भरूच है, हमने कल के चैप्टर में पढ़ा था, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए नीचे चलते हैं, ये आपका अरब सागर है, ये अरब सागर का एरिया है। नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका अफ्रीका पड़ जाएगा। और मैं ऊपर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे जैसे आप इस साइड बढ़ेंगे ना, तो ये क्या है, आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान आएगा। इसी साइड आप आगे की तरफ जाएंगे तो यूरोप पड़ेगा। ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये क्या है, आपका चीन है। और इसी साइड ऊपर की साइड क्या पड़ता है, आपका जापान पड़ता है। नीचे की साइड दक्षिण में क्या है, आपका श्रीलंका है। ये सारी चीज़ें आपको ओवरऑल याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटा इतना ही याद रख लीजिए, क्योंकि इन चीज़ों का अब आगे जिक्र आएगा ना जब चैप्टर में, तो आपके लिए समझना आसान होगा, ठीक है। अब देखिए नीचे, ये आपका चेर वंश है, यहाँ पे ये आपका पांड्य वंश है, और यहीं पे आपका क्या है, मदुरई, और यहीं पे आपका चोल वंश है, और एक आपका पुहार। तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, आपके दक्षिण के अंदर है। जैसे चेर और पांड्य है तो ये एरिया किसका है, आपका वर्तमान में केरल आता है यहाँ पे, ठीक है। और चोल है, ये वर्तमान में क्या आता है, यहाँ पे आपका तमिलनाडु आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ओवरऑल, ठीक है। बाकी हम चीज़ें जब आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ये आपका अरब सागर हो गया इधर, और ये क्या है, आपकी बंगाल की खाड़ी। तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम व्यापार की। दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च आपको 100% याद रखनी है भाई।
काली मिर्च को तो याद रखना ही रखना, साथ में देखिए सोना है। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर, जब हम मानव के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो वहां पे सोने के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, कहाँ पे है, आपका कर्नाटक में है। तो कर्नाटक कहाँ है, आपका दक्षिणी भारत में है। तो सिंपली तो बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं। अगर दक्षिण भारत में सोना, मसाले कहाँ पे, आपका केरल फेमस है, मसालों के लिए हर किसी को पता है, तो दक्षिण भारत में हुआ। खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, क्या, आपका दक्षिणी भारत। यानी कि आप इंडिविजुअल भी इनको अगर देखते हो ना, तो हम पीछे के जितने भी चैप्टर पढ़ते आए हैं ना, सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक होंगी। यहाँ पर इन्होंने दक्षिण भारत बोल दिया, साथ में सोना बता दिया, तो सोना हमें इंडिविजुअल हमने पढ़ा था कहाँ पे, कर्नाटक से आयात करते थे, लेकर आते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो यानी कि दक्षिण भारत में हुआ ना। तो सारी चीजें लिंक होंगी और आप लिंक करते हुए ही पढ़िए, तभी हिस्ट्री हो और आपकी ज्योग्राफी हो, आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और चीजों को भूलेंगे भी नहीं, अगर आपके माइंड में मैप है तो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जानते थे। किस नाम से जाने थे, काले सोने के नाम से जानते थे। किसको, काली मिर्च को। कहां पे, आपके रोमन साम्राज्य के अंदर, याद रखना भाई। आगे चलते हैं। व्यापारी इन सामानों को समुद्री रास्तों व सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। कहां पर पहुंचाते थे, रोम में पहुंचाते थे। कहां कहां से, आपके समुद्री रास्तों से और सड़कों के रास्ते से। कहां पे पहुंचाते थे, रोम के अंदर, याद रखना है आपको। तो अब देखिए, अब आपने इंडिया का मैप तो देख लिया, लेकिन आप एक बार इस मैप को और देख लीजिए, आपको और भी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, आपको पता है ये क्या है, साउथ एशिया। साउथ एशिया है ना, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा भारत है, प्यारा भारत। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, इसके इस साइड में क्या पड़ता है, आपका अफ्रीका। ठीक है, यूरोप आपका यहाँ पे है, आप देख सकते हैं किस साइड में है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन बनाते हैं तो आपका किस साइड जाएगा, पश्चिमी साइड जाएगा ना। ये आपका मिडल ईस्ट है, यानी कि मध्य है। ये आपका ईस्ट एशिया है, यानी कि पूर्व एशिया। ये मध्य एशिया, साउथ एशिया, और ये आपका सेंट्रल एशिया। तो आप ये सारी चीजें माइंड में सेट रखना, और अगर आपके ये याद रहेंगी ना, तो आगे जो चीजें जब मैं बताऊंगा ना बार बार, तो आपको समझना इजी रहेगा। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, बीच में आपका भारत है, ऊपर की तरफ आपका साउथ एशिया पड़ता है, यहाँ पर आपका मिडल ईस्ट यानी कि मध्य पड़ता है, इस साइड आपका अफ्रीका है, और इधर ही आपका क्या है, यूरोप है। मैंने बताया था ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और फिर आगे जाएंगे तो आपको यूरोप मिलेगा। ठीक है, और ईस्ट एशिया यानी कि पूर्व एशिया इस साइड है, जहां पे आपके क्या पढ़ेंगे, जापान, ये सारी चीजें आपके इस साइड में पढ़ेंगे। तो ये याद रखना, और नीचे क्या है, आपका श्रीलंका है। तो आप इस मैप को भी थोड़ा सा माइंड में रखना, ताकि चीजें आसानी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, और साथ में आप ये भी याद रखना, ये जो एरिया है ना, इसको कंप्लीटली हम रोमन साम्राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोमन साम्राज्य, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बस इतना ही चीजें आप याद रख लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, दक्षिण भारत में अनेक ऐसे रोमन सिक्के मिले हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा था। अब देखिए, नॉर्मल सी बात है, रोमन सिक्के मिले हैं, कहां पर मिले हैं, हमारे दक्षिण भारत के अंदर मिले हैं। तो सिक्के कब मिलेंगे, तब वहां पे कुछ व्यापार होगा तभी मिल सकते हैं ना। वहां पे बंदरगाह होंगे, वहां से लोग व्यापार करने के लिए समुद्र के रास्ते आए होंगे, या फिर जमीन यानी भूतल यानी स्थल के रास्ते आए होंगे, तभी तो वहां पे सिक्के मिले ना रोमन, वरना कैसे मिलते। तो सीधा और सिंपल था, अंदाजा लगा लिया गया कि यहाँ पे क्या होता था, व्यापार होता था उस समय। कहां से, आपके रोमन के साथ। आगे देखिए, व्यापारियों ने व्यापार के लिए कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, तो कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। मैंने आपको अरब सागर भी दिखाया और मैंने आपको बंगाल की खाड़ी भी बताई थी। तो कुछ रास्ते क्या होते थे, आपके अरब सागर को क्रॉस करके आते थे, कुछ बंगाल की खाड़ी को क्रॉस करके आते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, और आपको समझनी भी है और याद भी रखनी है। तो चलिए देखिए, फिर से एक बार आप इंडिया के मैप पर आइए। मैंने आपको ये इंडिया का मैप दिखाया था, ठीक है। तो यहां पे इसको आप एक बार फिर से देखिए। यहां पे आप देखिए, ये क्या है, आपका अरब सागर है। तो आपको पता होगा, आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा, अगर भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा बारिश होती है ना, वो किस मानसून वायु से होती है, किस मानसून से होती है। तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगा, ठीक है। ये अरब सागर है, यहां से जो आपकी मानसून आती है ना, इस तरह से जो आपके पश्चिमी घाट को क्रॉस करेगी, यहां से क्रॉस करते हुए तमिलनाडु के अंदर नहीं जाती वो, याद रखना भैया आप, ठीक है। इसको हम वृष्टि छाया क्षेत्र भी बोलते हैं। और यहां से वो क्रॉस करते हुए कंप्लीटली कहां पर चली जाती है, आपके इस तरह से। नॉर्मल सी बात है, यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ, ये होती है आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने। यहां पे दक्षिण हो गया, यहां पे क्या है, पश्चिम है। तो इन पवनों को क्या बोलेंगे आप,
दक्षिण पश्चिम मानसून पवने, तो यानी कि ये पवने इस साइड से इस साइड में चल रही हैं। और मैंने बताया था इस साइड क्या पड़ता है आपका अफ्रीका, तो यहां से जो भी लोगों को यहाँ पे पहुंचना पड़ता था ना, यहां से आने वाले जिन भी लोगों को यहाँ पे पहुंचना था, भारत के अंदर पहुंचना था, तो वो क्या करेंगे, इन पवनों का सहारा लेते थे नाव चलाते समय। ठीक है, उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और वो नाव उनकी अपने आप इसी दिशा में आ जाती थी। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि उन्हें व्यापार करने के लिए जब इस उपमहाद्वीप पर पहुंचना पड़ता था ना, मैंने बताया था ना भारत को क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप भी बोलते हैं ना, तो यहाँ पर जब आना होता था तो ये दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी पवने हैं उनका सहारा लेते थे। यही चीज उन्होंने वहां पे आगे बताई है। ठीक है, और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहीं पे और पूछूं, सर्दियों के अंदर जो भारत के अंदर वर्षा होती है ना, वो किस पवनों से होती है, तो उनको बोला जाता है आपकी पश्चिमी विक्षोभ, जो आपके इस साइड से आती हैं। ठीक है, और सिर्फ कहां पे, आपके भारत का जो ये वाला एरिया है ना, यहीं पर बारिश करेंगी। ठीक है, मैक्सिमम आपका हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, यानी कि सर्दियों के अंदर इस एरिया के अंदर जो बारिश होती है वो आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। लेकिन अगर आपसे भारत में सबसे ज्यादा बारिश पूछी जाए तो आप बताएंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी कि वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, यानी कि भारत के पश्चिमी तट पर जब पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसूनी पवनें होती है ना, उनके साथ वो चलते थे। ये चीज आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं समुद्र तटों से लगे राज्य। मैंने आपको जस्ट बताया इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। अगर आप इंडिया के मैप को देखते हैं तो आपका यहाँ पे क्या है, गुजरात, गुजरात से स्टार्ट होकर के और आप पश्चिम बंगाल तक आ जाइए, ये क्या है आपका तटीय क्षेत्र है ना, यानी कि आपका तट लगता है, आपका समुद्र लगता है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, तटीय प्रदेश बोलते हैं। इनमें बहुत से पहाड़ है, पठार है और नदी के मैदान है। ठीक है, नदियों के मैदानी इलाकों में अगर सबसे उपजाऊ आपसे पूछा जाता है तो वो कावेरी का मैदान है। कहां पर, आपका दक्षिणी भारत के अंदर पूछा जाता है तब बताएंगे आप। ठीक है, इन इलाकों में सरदारों व राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति होती चली गई। और इनकी चर्चा किसमें है, संगम कविताओं के अंदर। और संगम साहित्य हमने कल पढ़ा था। यहाँ पर आपका दक्षिणी भारत में जो कविताएं लिखी जाती है ना, उनको संगम साहित्य बोलते हैं। और देखिए संगम कविताओं के अंदर किस रूप में, आपके मोवेंदार, मोवेंदार के रूप में इनकी चर्चा मिलती है। इनकी चर्चा सरदारों के बारे में और राजाओं के बारे में किस रूप में, मोवेंदार के रूप में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम मोवेंदार को समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए मोवेंदार एक तमिल शब्द है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। क्या अर्थ होता है, तीन मुखिया। अब तीन मुखिया का मतलब क्या हो गया, यानी कि इसके अंदर तीन प्रमुख शासक परिवार आते हैं। कौन कौन से, आपके चोल, चेर तथा पांडे। और ये मैं आपको दिखा चुका हूं मैप में, कहां पे है, आपके दक्षिण के अंदर। मैक्सिमम आपका केरल और जो तमिलनाडु का एरिया हो गया ना, वहां पे पड़ते हैं आपके चोल, चेर और तथा पांडे। ठीक है, और जो लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। आपको ये लाइन याद रखनी है सारी। ठीक है, आगे चलते हैं। इन तीनों के पास अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे, यानी कि हर एक के पास दो थे, तो टोटल कितने हो गए, आपके 6 हो गए। तो एक तटीय हिस्से में होता था और दूसरा होता था अंदरूनी हिस्से के अंदर, यानी कि एकदम तट के ऊपर लगता था एक हिस्सा, और जो दूसरा होता था ना वो अंदर की तरफ होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। इन केंद्रों में दो सबसे प्रमुख थे। कौन कौन से थे, चोलों का पतन था, एक तो पुहार, या जिसको हम कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं। पुहार मैंने आपको बताया था ना, आपका यहाँ पे जो मैप है, यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु के पास यहाँ पे आपका पुहार है, मैंने अभी आपको मैप के अंदर दिखाया था। ठीक है, और पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये दो थे जो सबसे ज्यादा प्रमुख थे। और मदुरई मैंने आपको बताया था कर्नाटक में पड़ता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पांड्यों की राजधानी मदुरई और चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टनम, ये सबसे ज्यादा प्रमुख थे इन 6 में से। ठीक है, याद रखना आप। आगे देखते हैं। ये मुखिया, यानी कि जो मैंने बताया ना कितने होते हैं, 3 मेन मुखिया थे, 3 शासक थे। तो ये मुखिया लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोग क्या करते थे, नियमित कर नहीं लेते थे, क्या करते थे, उपहारों की मांग करते थे। और कभी कभी सैनिक अभियानों पर निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे और कुछ धन अपने पास रखते थे और बाकी धन अपने समर्थकों, रिश्ते नातों में और सिपाहियों में तथा कवियों में बांट देते थे। और कवि भी इस बात से खुश हो जाते थे और वो क्या करते थे, संगम कवियों ने इन मुखियों के बारे में अपनी क्या लिखी, कविताएं लिखी, क्योंकि इन्हें धन मिलता था, सीधा और सिंपल सा है। तो आपको एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि यहाँ पर नियमित कर नहीं लिया जाता था।
उपहारों की मांग करते थे कि आप उपहार स्वरूप कुछ भी दे दीजिए। और कभी कभी सैनिक कहाँ पर जाते थे, राज्य में निकलते थे अभियान के लिए, तो उस समय क्या करते थे, शुल्क वसूल कर लेते थे। कुछ अपने पास रख लेते, कुछ अपने सगे संबंधियों के अंदर बांट देते थे, सिपाहियों में, कवियों में, इन सभी में बांट देते, अपने समर्थकों में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सातवाहन वंश की। तो ये आपका कहां पर है, मैंने आप बताया था ना पश्चिम में, मैंने आपको दिखाया भी था, पश्चिम के अंदर पड़ता है आपका। ठीक है, महाराष्ट्र के आसपास। ठीक है, तो इसके लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। किसके, मैंने अभी देखिए, आप पीछे देखिए, यहां पर हमने किसकी बात की थी, लगभग 2300 साल पहले बात की थी दक्षिण भारत के अंदर। तो इसके 200 साल बाद, अब आप मुझे एक बात बताइए, 200 साल बाद का मतलब क्या है, मैंने आपको हमेशा बताया ये वर्तमान की बात हो रही है। अगर हम इसको वर्तमान मानते हैं तो 2300 साल पहले का मतलब तो ये हो गया, आप ये मान लीजिए लगभग माइनस में, यानी -2300। अब हो रहा है इसके 200 साल बाद, यानी कि लगभग कहां पे आ गए आप, यहां पे आ गए 2100। तो आपसे डायरेक्ट अलग तरीके से 2100 भी दे सकता है कि इसके लगभग 200 वर्षों बाद, या आप ये भी मिल सकता है आपको 2100 वर्षों बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। और सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा कौन था, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सातवाहन वंश का जो सबसे प्रमुख राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी था। और इनके बारे में जानकारी कहां पर मिलती है, गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। अब गौतमी बलश्री थी, उन्होंने क्या किया था, एक अभिलेख दान किया था। उस अभिलेख के अंदर गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर दक्षिणापथ के स्वामी किन्हें कहा जाता है, सातवाहन जो शासक है ना, उनको बोला जाता है दक्षिणापथ के स्वामी। अब दक्षिणापथ का मतलब क्या है, यानी कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता आपका दक्षिणापथ कहलाता है। दक्षिणा का मतलब क्या हो गया, दक्षिण, और पथ का मतलब क्या हो गया, रास्ता, यानी कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, पथ क्या कहलाएगा आपका, दक्षिणापथ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। और पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। ठीक है, क्या कहते थे, दक्षिणापथ। आगे देखिए, श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। देखिए, पूर्वी तट, पश्चिमी तट तथा दक्षिण तट पर। अब आप ये फिर से देखिए, इंडिया का मैप है। ठीक है, यहां पर ये क्या है, आपका पश्चिमी तट हो गया, गुजरात से लेकर लगभग केरल तक। ये क्या आ गया आपका, दक्षिणी, यानी कि केरल आ गया आपका, और तमिलनाडु आ गया। ये किस में आ गए, आपके दक्षिणी के अंदर। अगर पूर्वी की बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सारी चीजें किस में आ गई, आपके पूर्वी तट के अंदर। तो श्री जो सातकर्णी थे, इन्होंने पूर्व में, पश्चिम में तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रेशम मार्ग की कहानी की। तो देखिए, उस समय में जो रेशम था ना, वो बहुत ही ज्यादा कीमती था। सबसे बड़ी बात, चमकीला था और चिकना था, मुलायम था, जैसे आज भी है। तो इसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है ना, वो बहुत ही ज्यादा थी। और उस समय जो चीन का आविष्कार है ना, या तकनीक बनाने का, यानी कि रेशम बनाने की जो तकनीक का आविष्कार है, वो चीन ने किया था। ठीक है, और काफी सालों तक इन्होंने इस बात को छुपाया भी। लेकिन सीधा और सिंपल सा है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आप क्या पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे ना। तो आप उन्हीं कपड़ों को पहनेंगे जो आपके पास हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, जब एक जगह से दूसरी जगह जब जाते थे ना, तो उस समय ये उन कपड़ों को पहन के जाते थे जो रेशम से बने हुए होते थे। तो धीरे धीरे बाकी लोगों को भी पता चलना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से रेशम मार्ग के बारे में पूरी कहानी है, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट के कारण रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं, आज भी माने जाते हैं। ठीक है, रेशम कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उसमें रेशम कपड़ा बुना जाता है। तो रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, चीन ने किया था। और कब, लगभग 7000 साल पहले किया था, याद रखना भाई। इस तकनीक को उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपाकर भी रखा था। आगे चलते हैं। लेकिन जब चीन से पैदल घोड़ों या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे, जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे ना, तो वह कहलाया रेशम मार्ग, यानी सिल्क रूट के नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। इस तरह से नाम पड़ा था, सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग। आगे चलते हैं। कभी कभी चीन के शासक ईरान व पश्चिमी एशिया, मैं आपको ईरान भी दिखा चुका हूं, पश्चिमी एशिया भी दिखा चुका हूं, किस साइड पड़ता है, मैप को माइंड में याद रखिए आप। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे जा सकते हैं और उसको दोबारा देखिए मैप को। ठीक है, ईरान व पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर
रेशमी कपड़े बेचते थे। तो यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी ज़्यादा पश्चिम की ओर फैल गई। याद रखना भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। धीरे धीरे करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनने का फैशन भी बन गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको, क्योंकि बताया गया है करीब 2000 साल पहले इनके बीच में रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच एक फैशन बन गया था रेशमी कपड़े पहनने का। अब रेशम होता है आपका चीन के अंदर, आपको यह इंडिया का मैप है और मैंने आपको बताया था इस साइड पड़ता है आपका यूरोप और यहाँ पे है आपका चीन ऊपर की साइड। तो देखिए यहाँ पर चीन है, यहाँ पे रेशम का उत्पादन हो रहा है, लेकिन फैशन बन गया यहाँ पर। तो सीधा और सिंपल सी बात है, यहाँ से जब रेशम इस साइड पहुंचा होगा तभी तो फैशन बनाना पहनने का। तो उसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए आगे, रेशम की कीमत बहुत ज्यादा होती थी, तो सिल्क रूट के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क मांगते थे। यानी कि जो रास्ता है, जैसे हम आज भी क्या देते हैं, टैक्स देते हैं ना, गवर्नमेंट को देते हैं। जब जो टोल है तो वहां पर क्या करते हैं, हम टैक्स ही दे रहे हैं, रास्ते का है तो शुल्क है ना वो। तो उस समय भी लिया जाता था यात्रियों से, और कौन लेते थे, ये मान लो सड़क जा रही है तो यहाँ पे आसपास के जो गांव है वही लेंगे ना, सीधा और सिंपल से ऐसा ही करते हैं ना। तो वही चीज उस समय भी की जाती थी कि आसपास के जो रहने वाले लोग थे वो व्यापारियों से यात्रा शुल्क लेते थे। और जो कुछ शासक थे ना, वो भी इसके बड़े बड़े हिस्सों पर नियंत्रण करना चाहते थे, सिल्क रूट के हिस्सों पर। क्यों भाई, सीधा और सिंपल सा था, उन्हें क्या मिल रहा था, शुल्क मिल रहा था, कर मिल रहा था, तोहफे मिल रहे थे, तो उन्हें लाभ हो रहा था ना। तो इसलिए वो भी नियंत्रण करना चाहते थे। क्यों, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। याद रखना ये सारी चीजें। और बदले में वो क्या करते थे, व्यापारियों को लुटेरों से क्या करते थे, रक्षा करते थे। यानी कि उन्हें कोई भी लूट नहीं पाएगा, इस बात का ध्यान रखते थे शासक। और वो व्यापारियों से क्या लेते थे, इस बात का रुपए लेते थे, ठीक है, उनसे शुल्क लेते थे, कर लेते थे। याद रखना। आप आगे चलते हैं। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में जो सबसे प्रसिद्ध थे ना, वो थे आपके कुषाण शासक। कौन थे, कुषाण। और कुषाणों में जो सबसे फेमस था वो आपके कनिष्क थे। ये भी आप याद रखना, आगे बात करेंगे हम। तो करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया, मैंने आपको दिखाया था, तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका नियंत्रण था। किनका, आपके कुषाणों का। पेशावर व मथुरा इनके दो प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से, पेशावर पाकिस्तान के अंदर और मथुरा आपको अच्छे से पता है यूपी के अंदर। तो ये इनके दो प्रमुख केंद्र थे, किनके, कुषाणों के। और तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। और तक्षशिला के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहां पर पड़ता है, आपका पंजाब के अंदर, जो पंजाब है ना, पाकिस्तान वाला पंजाब, वहां पे पड़ता है आपका तक्षशिला। तो ये भी किसका हिस्सा था, आपके कुषाणों का ही हिस्सा था, ठीक है। आगे चलते हैं। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पतनों तक पहुंच गई। अब सिंधु नदी आपको पता है कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के जो बॉर्डर है वहां पे भी लगती है। तो फिर यहां से जहाजों द्वारा जो रेशम है पश्चिम की ओर तथा रोमन साम्राज्यों तक पहुंचता था। आप याद रखना इस लाइन को, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा बार पूछा जा चुका है। अब इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले जो शासक थे ना, कौन थे, कुषाण ही थे भाई। तो याद रखना, सोने के सिक्के जारी करने वाले सबसे पहले शासक कौन थे, कुषाण शासक थे, कुषाण, याद रखना है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में। तो मैंने बताया ना, बौद्ध धर्म के बारे में काफी चीजें मिलेंगी। हम संगतियां, बौद्ध संगतियां किसने की, कौन उसका करवाने वाला था, कौन निर्देशक था, हम हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन स्टेप वाइज। और लास्ट में इन सभी चीजों को मैं आपको एक साथ भी प्रोवाइड करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। सिर्फ और सिर्फ अच्छे से बस इन वीडियोस को देखिए। आप नोट्स बनाने हैं तो आप नोट्स भी बनाइए, ठीक है। तो देखिए, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। और जो कब बना था, आपका 1900 साल पहले शासन किया था। अब आपको अच्छे से पता है कब आया था, आपका 2100 के आसपास क्या आए थे, आपके सातवाहन आए थे, उसके बाद कनिष्क आए थे। तो कनिष्क ने 1900 साल पहले शासक किया था। तो कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है, जिसमें सभी एकत्र होकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते थे। अब बात करते हैं बुद्ध चरित्र की, यानी किसके बारे में है, महात्मा बुद्ध के बारे में। तो इनके रचनाकार कौन है, अश्वघोष। और अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी समय बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का भी विकास हुआ था। किसके समय में, आपके कनिष्क के समय में। और महायान के बारे में हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए आगे आप, महायान की प्रमुख दो विशेषताएं थी, और ये दोनों के दोनों विशेषताएं हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से जब बार बार हम चीजों को रिवाइज करेंगे ना, तभी वो माइंड में सेट होंगी। तो देखिए आप, पहले के समय में मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ संकेतों में दर्शाई जाती थी, जैसे कि पीपल का पेड़ दर्शा दिया,
उनकी मूर्ति के अंदर, तो पता चल जाता था ये कौन है, गौतम बुद्ध है। लेकिन अब क्या होने लगा, धीरे धीरे प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। और ये एज इट इज चीज मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूं, ठीक है। हाँ, यहां पर नई चीज क्या ऐड हुई, इनमें अधिकांश मथुरा और कुछ तक्षशिला में बनाई गई क्या, बुद्ध की प्रतिमाएं। तो ये नई चीज यहां पर इन्होंने नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ऐड कर दी। तो इस तरीके से हम स्टोरी के अनुसार धीरे धीरे पढ़ेंगे। लास्ट में इन सभी जो फैक्ट है इनको एक साथ भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आगे देखिए, दूसरा परिवर्तन क्या आया था आपके बोधिसत्व की आस्था के अंदर। यानी कि बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। यानी कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद वो एकांत ढूंढते थे जहां पर वो आराम से अपना ध्यान लगा सकें। लेकिन अब क्या होने लगा, अब ये लोग एकांतवास में जाना इन्होंने बंद कर दिया और अब ये लोग ऐसा करने की बजाय लोगों के बीच रहकर उन्हें शिक्षा देना ज्यादा सही समझने लगे थे। ये चीज हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये दो विशेषताएं हैं आपके महायान की, ठीक है। आगे चलते हैं। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई आपका बुद्ध धर्म। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पश्चिमी और दक्षिणी भारत में अनेक गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर तो कुछ कृषक तथा व्यापारियों द्वारा बनाई गई। यानी कि कुछ तो राजा ने बनवाई, रानियों ने बनवाई, कुछ कृषक थे यानी कि किसान थे, और कुछ थे व्यापारी जिन्होंने बनवाई पश्चिमी और दक्षिणी भारत के अंदर, जिनमें से जो अधिकतर थी ना वो आपके पश्चिमी घाट के दर्रों के पास थी। और यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वालों के मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। यानी कि इन दर्रों के अंदर, इन मठों के अंदर, इन गुफाओं के अंदर जो व्यापारी थे वो विश्राम करते थे। क्यों भाई, नॉर्मल सी बात है, पश्चिमी घाट के बारे में बोल रहा है तो पश्चिमी घाट का मतलब क्या हो गया, ये आपका इंडिया है, यहाँ पे आपका पश्चिमी घाट है यानी कि अरब सागर है, तो यहीं पे मिलेंगे ना आपको व्यापारी, यहाँ पर बंदरगाह मिलेंगी, यहाँ पर वो दूर दूर से व्यापार के लिए आएंगे। तो नॉर्मल सी बात है, ये भी तो रेस्ट कर सकते हैं ना इन मठों के अंदर, इन गुफाओं के अंदर। तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने बताई है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। तो आपको याद रखना है, जो बुद्ध धर्म है मध्य एशिया में था, चीन में था, बाद में कोरिया और जापान में भी गया, साथ में आपका श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। अब दक्षिण पूर्व आपके माइंड में आ जाना चाहिए, ये क्या है आपका पूर्व है और ये क्या है आपका दक्षिण है, यहीं पे तो आपका श्रीलंका पड़ता है। तो आपको ये सारी चीजें माइंड में सेट होनी चाहिए, जो मैप है उसको माइंड में रखिए, इजी होंगी चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म का जो आरंभिक रूप माना जाता है ना, वो माना जाता है थेरवाद को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस फैक्ट को आप याद रख लेना। बौद्ध धर्म का जो आरंभिक रूप है, प्रारंभिक रूप है, वो क्या कहलाता है आपका थेरवाद कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं तीर्थयात्री की। जैसे फासियान था, इसको हम फायान भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, फायान। किसके समय में आया था, आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इसके समय में चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखना भाई, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन आया था, मेगस्थनीज आया था, ठीक है, जो किसका था, निकेटर जो राजा थे उनका राजदूत था। कौन, मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। लेकिन यहां पर बात हो रही है फायान के बारे में, और फायान जो आए थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे, जिनको हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो इन्होंने चीन वापस लौटने के लिए यात्रा जब शुरू की थी ना, वो स्टार्ट की थी बंगाल से। ये फैक्ट है, इनको आप याद रख लेना। जो फायान है ये कहां पर रुके थे, भारत के अंदर आए थे, और जब ये वापस लौट रहे थे ना, तो इन्होंने अपनी यात्रा बंगाल से स्टार्ट की थी, बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, ठीक है, समुद्र के जरिए। और ये अपने साथ बुद्ध पर लिखी पांडुलिपियां, पांडुलिपियां आपको अच्छे से पता है, जो आपके भोज के पत्थर के ऊपर लिखी जाती हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। वह बुद्ध की मूर्तियां ले गए साथ में, ठीक है। ये जाते समय तूफान में भी फंस गए थे, इसलिए जावा पहुंचने में इन्हें 90 दिन लगे। अब जावा कहां पर पड़ता है, आपका इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया का एक द्वीप है ये जावा। तो जावा पहुंचने में इन्हें 90 दिन लगे, और यहां पर ये 5 महीने रुके, कहां पर, जावा के अंदर, और उसके बाद ये गए थे चीन। तो आपको ये सारे के सारे फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्वयं तसांग की। अब इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ये कब आए थे, आपके 1400 के आसपास आए थे, ठीक है, यानी कि 1400 साल पहले। और अगर आपसे पूछा जाता है फायान के बारे में, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये कब आए थे, आपके लगभग 1600 साल पहले, ठीक है। तो याद रखना ये चीजें आप, ठीक है। और देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये बात याद रखनी है, जो आपके फायान थे वो समुद्र के रास्ते चीन गए थे, लेकिन जो स्वयं तसांग थे ना, ये भूमार्ग से गए थे, यानी कि जमीन से घोड़ों के द्वारा धीरे धीरे चलते हुए उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटे थे। याद रखना आप ये, ठीक है। और ये सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां, किन किन की, सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां, और 100 से भी ज्यादा पांडुलिपियां
और 20 घोड़ों पर लाद कर ले गए थे ये सारी की सारी चीजें। इतनी मूर्तियां और 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां 20 घोड़ों पर लाद कर ले गए थे। और जब ये जा रहे थे ना तो 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई। कब? जब ये सिंधु नदी को पार कर रहे थे। ये चीज भी आप याद रखना। नॉर्मल सी बात, ये पैदल जा रहे थे तो आपका ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे क्या है, आपकी सिंधु नदी है, तो जब पैदल जा रहे हैं तो इनको क्रॉस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से इस तरह से घूमकर तब जाते थे चीन के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो सिंधु नदी को पार करते समय इनकी जो 50 पांडुलिपियां थी वो क्या हो गई, इनकी खो गई। ठीक है, चीन पहुंचने पर अपने जीवन का बाकी हिस्सा उन्होंने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी में अनुवाद करने में लगा दिया। ये भी चीज भी आप याद रखना। ठीक है, संस्कृत में थी वो पांडुलिपियां, उनको चीनी में अनुवाद किसने किया, स्वयं त्सांग ने। अपना बाकी समय बाकी जीवन इन्होंने इसी काम के अंदर लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नालंदा बिहार के बारे में। तो देखिए कहां पर पड़ता है नालंदा, आपका बिहार में ये यूनिवर्सिटी थी उस समय की, बहुत ही फेमस। ठीक है, तो स्वयं त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने अध्ययन किया था आपके नालंदा बिहार के अंदर। याद रखना भाई, बुद्ध के उपदेशों का यहाँ पूरी ईमानदारी से पालन होता था। कहां पर, नालंदा बिहार के अंदर। और जो मठ के नियम थे वो काफी सख्त थे और जिन्हें सबको मानना पड़ता था, मजबूरी थी, उन्हें मानना ही पड़ेगा। तो ये सबके लिए कंपलसरी था नालंदा बिहार में। ठीक है, तो नए आने वालों से द्वारपाल ही पहले कठिन प्रश्न पूछता था। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम था, द्वारपाल यानी कि जो द्वार के ऊपर रहता था। तो जब भी कोई नया व्यक्ति आता था ना तो ये द्वारपाल इसे यहीं पर मिल जाता था और ये क्या करता था, इनसे कठिन कठिन प्रश्न पूछता था। और अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती थी जब वे सही उत्तर दे पाते थे। तो ये भी आप याद रखना, 10 में से कम 7 से 8 लोग ऐसे थे जो उत्तर दे ही नहीं पाते थे। यानी कि 10 में से सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 लोगों को ही अंदर एंट्री मिलती थी आने की। इतना ज्यादा सख्त नियम थे यहाँ के नालंदा बिहार के। ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखते हैं भक्ति की शुरुआत। अब भक्ति की शुरुआत कहां से हुई, तो देखिए इसी समय, यानी कि इसी समय जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसी समय के अनुसार देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ था और धीरे धीरे यह हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन गया। क्या, आपका भक्ति। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं जिनकी पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती है। किस परंपरा के माध्यम से, भक्ति परंपरा। आपको याद रखना है भाई। ठीक है, किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही क्या कहते हैं, हम भक्ति कहते हैं। और भक्ति मार्ग गरीब अमीर जात पात स्त्री पुरुष हर किसी से ऊपर है, यानी कि आपका भेदभाव नहीं करता। ठीक है, यानी कि हर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, आपकी भक्ति कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भक्ति मार्ग की चर्चा मिलती है कहां पर, आपको भगवत गीता के अंदर। और भगवत गीता क्या है, आपके हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, हर किसी को पता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भगत और मित्र अर्जुन को सब कुछ छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। आपको पता है ये सारी चीजें। ठीक है, आगे देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात को आप याद रख लेना। अब भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य या देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए ना तो वे उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भगत उन्हें देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य या देवी देवता मानव रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या किसी अन्य रूप में भी। इसीलिए तो हम आज पेड़ की भी तो पूजा करते हैं ना, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बड़ का पेड़ हो गया, उनके चारों तरफ हम धागा बांधते हैं ना। क्यों बांधते हैं, क्योंकि हम ये चीज मानते हैं अगर जो पेड़ है उसके अंदर भी भगवान है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है। अब भक्ति मार्ग जो अपनाते हैं ना उनका यही मानना होता है, अगर अपने आराध्य देवी देवताओं को आप सच्चे मन से पूजते हैं ना तो वे आपको उसी रूप में दर्शन देंगे जिस रूप में आप उनको देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह यानी कि शेर, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं भक्ति की। जो भक्ति शब्द है ना ये भज शब्द से बना है और भज शब्द का मतलब होता है विभाजित करना या फिर हिस्सेदारी होना। तो आप हिस्सेदारी के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करना। ठीक है, क्या मतलब होता है भक्ति का, हिस्सेदारी होना या फिर विभाजित करना। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भगत के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध है। किस किस के बीच में, भगवान के बीच में और भगत के बीच में। ठीक है, भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है, यानी कि भगवत को क्या बोला गया है, भगवान। भक्ति भगवान या भगवत के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। इसको भी हम भगवत बोलते हैं, यानी कि भगवान बोलते हैं, जो अपने ऐश्वर्य को तथा अपने सुख को भक्तों के साथ बांटता है। ठीक है, आगे देखिए, यानी कि भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भग का क्या होते हैं, हिस्सेदार होते हैं। आगे चलते हैं भाई। ठीक है, अब देखिए, अधिकांश भक्ति
साहित्य में हमें यह बताता है कि धन या उच्च पद के जरिए कभी भी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। यानी कि आपके अंदर अगर घमंड है ना, अगर आपको अहंकार है किसका, धन का, उच्च पद का, तो आप भगवान को कभी भी नहीं पा सकते। यह बोलता है आपका भक्ति साहित्य। और करीब 1400 साल पहले शिव भगत थे अप्पार, और अप्पार द्वारा तमिल में एक कविता लिखी गई है किसके बारे में, इसी बात के बारे में कि अगर आपके पास धन है, अहंकार है, आपके पास उच्च पद है आपके पास, तो आप कभी भी ईश्वर की भक्ति को नहीं पा सकते। अगर आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, धन का बहुत ज्यादा अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा, तो आप, ठीक है। और देखिए आगे, अप्पार क्या थे, अप्पार एक वेल्लाल थे। और वेल्लाल के बारे में हम पीछे चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। वेल्लाल का मतलब मैंने क्या बताया था, बड़ा भूस्वामी, जिसके पास क्या हो, बहुत ही ज्यादा भूमि हो, क्या बोलते हैं उसको, भूस्वामी, ठीक है। तो अप्पार क्या थे, एक वेल्लाल थे। अब आगे देखते हैं। अब बात आती है हिंदू शब्द की। तो जिस तरह से आपका जो इंडिया शब्द वो आपके सिंधु या इंडस से बना है ना, तो इसी तरीके से आपका जो हिंदू शब्द है ना, वो भी आपका सिंधु या इंडस से ही बना है, याद रखना भाई, ठीक है। आगे देखते हैं। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। कहां पे रहते थे, सिंधु नदी के पूर्व में। तो आपको याद रखना है, हिंदू शब्द का यूज, प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, याद रखना भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद बात आती है, यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। कौन सा शब्द, आपका हिंदू शब्द। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म के बारे में आपको क्या याद रखना है, लगभग 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया से, आपको पता है पश्चिमी एशिया, मैं आपको मैप में दिखा चुका हूं, वहां से ईसाई धर्म का क्या हुआ था, उदय हुआ था। और ईसा मसीह का जो जन्म है वो कहां पे हुआ था, आपका बेथलेहम में। कहां पे, बेथलेहम, आपको याद रखना है। और ये किसका हिस्सा था, आपके रोमन साम्राज्य का हिस्सा था बेथलेहम, याद रखना भाई, ठीक है। तो ईसा मसीह ने स्वयं को संसार का क्या बताया है, उद्धारक बताया है। तो आपसे पूछा जा सकता है किसने स्वयं को संसार का उद्धारक बताया है, तो ईसा मसीह ने, याद रखना। ईसा मसीह के उपदेश किसमें लिखे हैं, आपकी बाइबल के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ईसा मसीह के जो उपदेश हैं, जैसे हमारी पवित्र पुस्तक क्या है, भगवत गीता है, तो इसी तरीके से ईसा मसीह के जो उपदेश हैं, या जो ईसा मसीह को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, उनकी बातें किसमें लिखी गई हैं, आपकी बाइबल के अंदर, याद रखना आप, ठीक है। आगे चलते हैं। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में भी फैल गए। और ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर, ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर, जहां पर समुद्र लगता है आपका, पहले ईसाई धर्म प्रचारक आए थे। कहां से, पश्चिमी एशिया से आए थे। तो वहां पर ज्यादा फैल रहा था, वहां से कहां पर आना स्टार्ट हुए, भारत की तरफ आना स्टार्ट हुए। कब से, पहले कहां पर आए थे, आपके पश्चिमी तट के ऊपर। और आपको अच्छे से पता है पश्चिमी तट का मतलब क्या है, आपका केरल वाला इलाका, आपका जहां से गुजरात से स्टार्ट होकर आपका तमिलनाडु तक का लास्ट तक का जो एरिया है, वो किस में आता है, आपका पश्चिमी तट में। तो इसलिए जो केरल के जो ईसाई हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सीरियाई ईसाई, क्योंकि ये संभवतः पश्चिमी एशिया से ही आए थे। और ये विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक माने जाते हैं। कौन से, आपके सीरियाई ईसाई, ठीक है। तो देखिए आज की ये आपकी क्लास थी, हम जल्दी ही इन चीज़ों को समाप्त करेंगे। आपकी हिस्ट्री में बता रहा हूँ, इतनी डिटेल से कराऊंगा, इतनी बेस्ट कराऊंगा कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ रेगुलर इन वीडियो को देखिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किए रहे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।